सर्व वैद्य वर्गांचे आणि सर्व विद्यार्थी वर्गांचं स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत काही एमपीचे आणि गुजरातचे सुद्धा बऱ्यापैकी विद्यार्थी वर्ग आणि वैद्य वर्ग सुद्धा इथे जॉईन झालेले आहेत. त्यामुळे मी इथून समोरचं जे माझं व्याख्यान आहे ते हिंदीमध्ये करतोय. काही चूक झाली तर समझून घ्या. तर आयोजकों ने जो मुझे विषय दिया है, चैलेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, तो बेसिकली आने वाले अभी 35-40 मिनट में मैं जो विषय कवर करने वाला हूँ उसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. हम आने वाले 35-40 मिनट में देखने वाले हैं कि आयुर्वेदिक औषधि को लेके, आयुर्वेदिक औषधि निर्माण को लेके ट्रेडिशनल और करंट सिनेरियो क्या है या क्या था, और औषधियों का आज के सिनेरियो में क्या महत्व है, एक शास्त्र के लिए, एक चिकित्सा शास्त्र में औषधियों का क्या महत्व रहता है, और किसी वैद्य को जो वैद्य है या जो वैद्य होने वाले हैं, जो विद्यार्थी है, जो पीजी कर रहे हैं या जो ऑलरेडी प्रैक्टिस, सबके लिए आयुर्वेदिक औषधि निर्माण को लेके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या चीजें उनको करनी पड़ेगी अगर खुद की कंपनी उनको डालना है या फिर किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेके मार्केटिंग करना है, अपने खुद के औषधियों को जनमानस तक पहुंचाना है, लीगल तरीके से पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेटरी प्रोविजंस है, क्या क्या फंडिंग प्रोविजंस है, इन सबको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको 30-35 मिनट में, 40 मिनट में समझाने का मैं आपको प्रयास करूंगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि का या फिर कोई भी औषधि का ट्रेडिशनल सिनेरियो क्या था. अब देखिए, पुराने जमाने में क्या था कि जो भी हमारे आचार्य थे, जो भी हमारे वैद्य ऋषि मुनि वगैरह थे, वो औषधि निर्माण कैसे करते थे कि वो अपने ही खेतों में या अपने ही बैक साइड ऑफ द हाउस के गार्डन में जो भी उनको औषधियों की आवश्यकता होती थी, वो अपनी औषधियां खुद ही उगाते थे अपने घर पे या अपने खेतों में, या फिर उनके घर के आसपास या उनके गांव के आसपास जो भी जंगल वगैरह रहते थे, उस जंगल में जो जड़ी बूटियां उपलब्ध रहती थी, उन्हीं जड़ी बूटियों को अपने शिष्यों के द्वारा कलेक्ट करके वो वैद्य लोग अपने रुग्णों के लिए वो इस्तेमाल करते थे. मतलब उस जमाने में लिमिटेशंस थे कि उनके गार्डन में या उनके आसपास के जंगल में जो भी औषधियां उपलब्ध हो, उन्हीं औषधियों का रुग्णों पे प्रयोग करना अनिवार्य था. ये ट्रेडिशनल सिनेरियो था. लेकिन आज का करंट सिनेरियो क्या है? आवाज येतोय आवाज येतोय सर तुमचा. तो आज ये संभव हो गया है कि हर वैद्य खुद अपनी मेडिसिन को बनाने, मैक्सिमम मेडिसिन काफी लोग बनाते हैं, लेकिन हर एक मेडिसिन जो भी मेडिसिन चिकित्सा की यूज करना उसको अनिवार्य करता है, आवश्यक
है, वो हर मेडिसिन खुद ही बना पाए, ये आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रुग्ण संख्या भी बहुत ज्यादा है और जनमानस में औषधियों की गुणवत्ता को लेके, उनकी अवेलेबिलिटी को लेके, उनके पैलेटेबिलिटी को लेके आज अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले कैसे था कि वैद्य जो अपना काढ़ा चूर्ण वगैरह जो भी कुछ बनाता था, वो वैद्य खुद बनाता था, इसलिए गुणवत्ता पूर्ण तो था ही, लेकिन रुग्ण भी उस वैद्य के ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली करता था, क्योंकि नहीं, ये औषधि मुझे वैद्य ने दी हुई है इसलिए वो अच्छी ही है, गुणवत्ता पूर्ण भी है। लेकिन लेकिन आज का जो सिनेरियो है, आज का सिनेरियो ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे गुरुए, गूगल जैसे गुरुए वगैरह पैदा हुए हैं, इसलिए अपेक्षाएं भी रुग्णों की, जनमानस की बहुत ज्यादा बढ़ गई है औषधि के प्रति। उनको औषध में गुणवत्ता तो चाहिए ही, लेकिन उनमें उनको अच्छी अवेलेबिलिटी चाहिए, अच्छी पैलेटेबिलिटी चाहिए, इवन अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड पैकिंग वगैरह चाहिए। तो औषधियों को लेके ये अपेक्षाएं जो है वो जनमानस की अब और ज्यादा बढ़ गई है। सो ये बेसिक फर्क है ट्रेडिशनल औषधि निर्माण के सिनेरियो में और करंट औषधि निर्माण की या फिर औषधियों के प्रति अपेक्षाओं के सिनेरियो में, ये मेन फर्क है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आयुर्वेदिक औषधि निर्माण में है वो ये है कि देखिए, हर हेल्थ साइंस में या हर चिकित्सा शास्त्र में, भले ही वो एलोपैथी रहे या होम्योपैथी रहे, इन शास्त्रों में, आयुर्वेद के अलावा शास्त्रों में चिकित्सा विज्ञान और औषधि निर्माण विज्ञान, ये दोनों अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं और इन दोनों की ब्रांचेस भी अलग अलग। जैसे कि हम अगर देखते हैं कि एमबीबीएस के कोर्स में उनको सिर्फ चिकित्सा विज्ञान के बारे में सिखाया जाता है, उनको औषधियों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन औषधि निर्माण का कोई पोर्शन उनके सिलेबस में नहीं है। औषधि निर्माण के लिए बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म वगैरह, ये एक अलग शास्त्र जो है वो एक सेपरेट शास्त्र है, और उनमें सिर्फ औषधि निर्माण का काम चलता है। और चिकित्सा विज्ञान एमबीबीएस में वगैरह सिर्फ उन औषधियों का उपयोग और उनकी जानकारी, बस इतना ही उसमें वर्णन है। लेकिन इवन होम्योपैथी में भी औषधि निर्माण और चिकित्सा विज्ञान ये दोनों अलग अलग है। होम्योपैथी में भी औषधि निर्माण से रिलेटेड बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, औषधि निर्माण एक अलग ही उनकी ब्रांच है, और होम्योपैथी में सिर्फ उनको औषधियों की उपयोगिता और कार्मुकता इतनी ही सिखाई जाती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में, आयुर्वेद के सिलेबस के अंतर्गत ही औषधि निर्माण का भी वर्णन है। इसलिए हमें एक अच्छा चिकित्सक बनने के साथ साथ हमें एक बहुत अच्छा औषधि निर्माणकर्ता भी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आयुर्वेद ने औषधियों को कभी खुद से अलग पाया ही नहीं है। 4 उपस्तंभ बताए हुए हैं, रुग्ण, औषधि, उपस्थाता और वैद्य, ये 4 उपस्तंभ है। लेकिन किसी को आयुर्वेद ने सेपरेट किया हुआ नहीं है। औषधियों का भी महत्व उतना ही है जितना बाकी के स्तंभों का है। इसलिए आज आयुर्वेदिक वैद्यों को चाहिए कि औषधि निर्माण भी उनको खुद ही सीखना पड़ता है। इवन अष्टांग आयुर्वेद भी जो है, अष्टांग आयुर्वेद में औषधि निर्माण से लेकर कोई अंग नहीं है। इसलिए ये अंडरस्टूड था कि औषधि निर्माण ये वैद्य खुद ही करे या उसने करना चाहिए या उनसे वो अपेक्षित ही था। लेकिन चलो ठीक है, ये ट्रेडिशनल सिनेरियो में ठीक था, लेकिन आज के सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है, वैद्य को सब चीजें करना पॉसिबल नहीं है। और ये आयुर्वेद के सामने का एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसको औषधि निर्माण भी सीखना है। और किसी भी चिकित्सा शास्त्र या हेल्थ साइंस की गुणवत्ता का जब प्रश्न आता है, उसकी गुणवत्ता का जब प्रश्न आता है, तो उसकी चिकित्सा पद्धति और उसके सिद्धांत, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है उस शास्त्र की औषधियां। अब आयुर्वेद जो है, एलोपैथी जैसा एक
औषधि केंद्रित विज्ञान है। एलोपैथी ये औषधि केंद्रित विज्ञान है, लेकिन आयुर्वेद जो है ये औषधि केंद्रित विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद में सिर्फ चिकित्सा का एक पार्ट है, औषधि केंद्रित विज्ञान नहीं है आयुर्वेद। लेकिन फिर भी जब हम किसी भी शास्त्र की बात करते हैं, जनमानस में जब हम एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी इनकी जब बात करते हैं, तो जनमानस में सबसे पहले सामने क्या आता है? उस शास्त्र की औषधियां उसके सामने आती है। इसलिए किसी भी शास्त्र को अगर सर्व गुण संपन्न, गुणवत्ता पूर्वक अगर खुद को कहलाना है, तो उसकी चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा सिद्धांतों के साथ साथ उसकी औषधियां भी उतनी गुणवत्ता पूर्ण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके कोरोना के सिनेरियो में भी अगर हम आज देखते हैं, तो बात क्या आती है जनमानस में? बात क्या आती है? आयुर्वेद में इसके लिए कुछ औषधि है क्या? आयुर्वेद सिद्धांतों की वगैरह बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पहला प्रश्न क्या आता है? आयुर्वेद में इसके लिए औषधि है क्या? एलोपैथी में इसके लिए औषधि है क्या? होम्योपैथी में इसके लिए औषधि है क्या? इसलिए शास्त्रों का हर एक शास्त्र में बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है। और आज का जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो भी ग्लोबल एक्सपेक्टेशन है एक औषधि को लेके, एक ड्रग को लेके, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर है, अवेलेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी के पैरामीटर्स है, हर एक पैरामीटर है। तो हर पैरामीटर में हमें खुद को प्रूव भी करना है, खुद को साबित भी करना है। तो ये आज आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें वैद्यों का क्या रोल है? वैद्य, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि वैद्यों को ही औषधि निर्माण करना है। क्यों करना है? क्योंकि बाकी के शास्त्रों में, बाकी के शास्त्रों में जैसा औषधि निर्माण और चिकित्सा विज्ञान ये अलग अलग बातें हैं, और औषधि चिकित्सा के सिद्धांतों का औषधि निर्माण के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है बाकी के शास्त्रों में। क्योंकि एलोपैथी में जो भी ड्रग्स वगैरह है वो मॉलिक्यूलर ड्रग है, और कोई भी जरूरत नहीं है कि एमबीबीएस या एलोपैथी पढ़ने वालों को उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर वगैरह का ज्ञान हो, ये कोई भी जरूरत नहीं है उनको। इसलिए औषधि निर्माण विज्ञान ये पूरा अलग है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। अगर आयुर्वेद में अगर अगर हमें औषधि बनानी है, औषधि बनाने के जो आयुर्वेद के सिद्धांत है, जिसमें भावना देना, मर्दन करना, पाचन करना, शोधन करना, ये सारे जो प्रोसीजर्स है, इन प्रोसीजर्स को या इन प्रक्रियाओं को एक वैद्य ही भली भांति समझ सकता है, एक वैद्य ही भली भांति उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। इसलिए चिकित्सा विज्ञान और औषधि विज्ञान, इनको हम अलग अलग तरीके से नहीं देखते, और इन दोनों को एक जोड़ने वाला एक ही दुआ है, वो है खुद। इसलिए आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण खुद वैद्य ही करे। अब दुख की बात यह है कि आज हम आयुर्वेदिक कंपनियां या औषधि निर्माण कंपनियां जब हम देखते हैं, तो मोर देन 90% कंपनियां ऐसी है विच आर रन बाय नॉन आयुर्वेदिक पर्संस। वो पूरे नॉन आयुर्वेदिक है, भले ही उनके पीढ़ी में एक दो पीढ़ी पहले कोई वैद्य हुए थे, उन वैद्यों ने उस कंपनी का बेस रखा और उन्होंने वो कंपनी चालू की। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी में उनका कोई वैद्य दिखता नहीं है। फिर क्या, फिर लोगों ने बाहर से एमबीए वगैरह करके आए और फिर उन्होंने उस आयुर्वेदिक कंपनी को आगे बढ़ाया। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि बहुत कम आयुर्वेदिक वैद्य आज ऐसे हैं जिनकी खुद की कंपनियां हैं। और लेकिन आज आयुर्वेदिक वैद्यों ने आगे आके खुद का कंपनी सेटअप करना बहुत जरूरी रहता है। लीगल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हर कंपनी में, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि वैद्यों का महत्व क्या है इन सब चीजों में, औषधि निर्माण की चीजों में। अभी मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेदिक कंपनियां जो है, उन कंपनियों में वैद्यों का आज का रोल क्या है। अब कंपनी भले किसकी भी हो, लेकिन आज कंपनियां जो रूल होती है, कंपनी जो रेगुलेट होती है, वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रेगुलेट होती है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का शेड्यूल टी,
इनके तहत पूरी आयुर्वेदिक कंपनियां आज रेगुलेट होती है, वो पूरी आयुर्वेदिक कंपनियां आज चलती है। और हर आयुर्वेदिक कंपनी में मिनिमम प्रोडक्शन में एक वैद्य और क्वालिटी कंट्रोल में एक वैद्य, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो आज हर कंपनी में प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल में वैद्य है, ओनर वैद्य बहुत कम है। जो खुद ओनर है वो कंपनी के, ऐसे वैद्य बहुत ज्यादा कम है, और आज उन्हीं को बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रोसेस वगैरह जो है खुद वैद्य के अलावा कोई ज्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं सकता है उसको। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। अभी इसमें तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैद्यों ने खुद औषधि निर्माण करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज बहुत सारी कंपनियों के विश्वासार्हता को लेके, उनकी औषधियों के गुणवत्ता को लेके बहुत ज्यादा संभ्रम वैद्य वर्ग के दिमाग में रहता है। वो ये सोच नहीं पाते कि सही में कंपनी ने पूरी प्रोसीजर्स, औषधि निर्माण की प्रोसीजर फॉलो की है या नहीं है, उनकी औषधियां गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। उन इन सब चीजों को लेके वैद्य वर्गों में काफी सारा संभ्रम रहता है। और आज मैक्सिमम वैद्यों की संख्या अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत मुश्किल है कि सिर्फ वैद्यों के भरोसे कोई बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी चले। ये चीज भी आज के जमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आज हम देखते हैं कि मैक्सिमम आयुर्वेदिक कंपनियां जो है वो ओटीसी प्रोडक्ट लॉन्च करने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करती है। उनकी एडवर्टाइजमेंट करना, बल्क एडवर्टाइजमेंट करना, बल्क प्रमोशन करना, और उस प्रमोशन के तहत काउंटर बेस्ड मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा करने की प्रयत्न आयुर्वेदिक है। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए, एक क्या जो निर्माण हो, आयुर्वेदिक आयुष कंपनियां जो रहे तो सिर्फ वैद्य बेस ही रहे, उनका काउंटर सेल वगैरह ना हो, सेल्फ मेडिकेशन ना हो। वैद्य तो यही चाहेगा, लेकिन ये थिंकिंग या इन सारे प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से कौन समझ पाएगा? एक वैद्य ही समझ पाएगा। इसलिए अगर कोई वैद्य एक आयुर्वेदिक कंपनी को अगर डालता है या लॉन्च करता है तो वो इन सारी चीजों को देखेगा। वो भली भांति समझ पाएगा कि वैद्य वर्गों में कौन सी औषधियों की आवश्यकता है, कौन सी औषधि का निर्माण उसने करना चाहिए, या उस औषधि निर्माण में कौन से लूप होल्स रहते हैं, कौन से प्रक्रियाओं के ऊपर उसने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान देना आवश्यक है। ये एक वैद्य भली भांति समझ सकता है। और एक वैद्य ने बनाए हुए औषधियों को ही वैद्य वर्गों में जो चिकित्सा करते हैं उसमें उसका ज्यादा प्रभाव दिखाई दे सकता है। और औषधियों बाकी के वैद्य बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो हमारा आज वैद्यों का रोल क्या होना चाहिए? हमारे वैद्यों का आज रोल ये होना चाहिए कि जो वैद्य अपनी कंपनी डाले हुए हैं, जिन वैद्यों ने अपनी कंपनी डाली हुई है, औषधियों को वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे। हाँ, गुणवत्ता तो है ही, गुणवत्ता को तो देखना ही है, लेकिन हमें प्रेफरेंस ये भी देना है कि गुणवत्ता के साथ साथ जो वैद्य लोगों ने हिम्मत करके आयुर्वेद के प्रति औषधि निर्माण में भी हाथ डाला है, औषधि निर्माण में भी अपनी अपनी कंपनियां बनाई हुई है, उन कंपनियों को, उनके औषधियों को बाकी के औषधियों के तुलना में थोड़ा सा सपोर्ट करना वगैरह, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैक्सिमम यूजी के लोग, यूजी स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स और कुछ वैद्यगण भी शायद इसमें है, तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा कि उनको अगर आगे चल के भविष्य में औषधि निर्माण में करियर बनाना है तो क्या अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहली बात, सिनेरियो में देखा जाए तो स्कोप बहुत ज्यादा है। आज के सिनेरियो में भी आप देखोगे तो हर जगह आयुर्वेद 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 की बात हो रही है, हर जगह आयुर्वेद की बात हो रही है। आयुर्वेदिक औषधियों को लेके
स्कोप की अगर बात करें तो स्कोप ज्यादा है, रहेगा। बहुत अच्छा स्कोप है, गुणवत्तापूर्ण औषधि के लिए स्कोप है। तो आज यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट और वैद्य वर्गों को भी मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने भी औषधि निर्माण को एक फ्यूचर स्कोप के नजर में देखना चाहिए। देखो, चिकित्सा तो करनी ही है, आप खुद की कंपनी डालो, लेक्चरशिप करो या जो कुछ भी करो, लेकिन चिकित्सा से नाता वैद्य का कभी छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी एक औषधि निर्माता भी हूँ और एक चिकित्सक भी हूँ, इसलिए मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ आपको कि चिकित्सा से नाता वैद्य ने कभी तोड़ना नहीं चाहिए। वो क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स वगैरह ये सब जो है वो तो सिर्फ रेगुलेटरी पर्पस से बनाई हुई है। नॉन क्लिनिकल जैसा जैसा जैसी चीज ये कुछ भी नहीं रहती है। हर डॉक्टर इज क्लिनिकल, एवरी वैद्य इज क्लिनिकल। इसलिए चिकित्सा से नाता कभी नहीं छोड़ना है, लेकिन चिकित्सा के साथ साथ एक एडजुवेंट करियर करके औषधि निर्माण का आप बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हो और उसमें अपना करियर बना सकते हो, इन टर्म्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन भी, इन टर्म्स ऑफ मनी भी, और इन टर्म्स ऑफ आपकी चिकित्सा भी। हर हर क्षेत्र के लिए ये औषधि निर्माण का क्षेत्र आपको सहायक होने वाला है। अब ये कॉलेज का सेमिनार है, और ये भी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हर कॉलेज में, हर आयुर्वेदिक कॉलेज में रसशाला का होना बंधनकारक है, एज पर रेगुलेशन। तो मैं हर कॉलेज को, हर इंस्टीट्यूशन को भी ये बताना चाहूंगा कि आप भी अपने रसशाला को अपना एक रेवेन्यू सोर्स बनाओ। काफी काफी कॉलेजेस ने ऐसा किया हुआ भी है। तो अगर उनको, उन कंपनियों को अगर आप अपना रेवेन्यू सोर्स बनाते हो तो एक बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ यूर कॉलेज क्वालिटी ऑल्सो, कॉलेज क्वालिटी भी उससे इंप्रूव होंगी। स्टूडेंट लोगों को भी बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा उस रसशाला से, और उस रसशाला में निर्मित औषधियों का अगर अच्छी तरह से अगर आप मार्केटिंग वगैरह ये चीजें अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा लाभ उससे हो सकता है। और जो वैद्य वर्ग आपके कॉलेज से डिग्री लेके बाहर जाने वाले हैं तो उनके उन कॉलेज के प्रति उन वैद्यों का तो लगाव रहता ही है। तो उन वैद्यों की औषधियों की मांग की पूर्तता भी अगर वो कॉलेज अपने रसशाला के थ्रू करे तो बहुत अच्छा लाभ कॉलेजों को हो सकता है। और मैंने भी बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस को रसशाला के निर्माण के लिए मदद की है, उनको कंसल्टेशन दिया है। तो मैं अनुरोध करूंगा आयुर्वेदिक कॉलेजेस को भी कि वो अपने रसशाला को सिर्फ एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करके ना देखे, तो उनको अपना एक रेवेन्यू सोर्स बनाए। तो ये चीजें मैं आवाहन करना चाहूंगा। और यूजी स्टूडेंट को भी मैं बताना चाहूंगा कि वो आज से ही सेकंड ईयर में जो रसशास्त्र वगैरह सब्जेक्ट रहता है उनको एक पॉजिटिव तरीके से देखना चालू करे, और आज ही मन में एक गांठ बना ले कि यूजी होने के बाद, पीजी होने के बाद एक औषधि निर्माण ये भी एक क्षेत्र है जिसमें मैं अपना करियर कर सकता हूँ। सिर्फ लेक्चरशिप की बिल्कुल ही मत सोचना है। आगे चल के तो सिनेरियो ऐसा आने वाला है, आज ही सिनेरियो ऐसा है कि लेक्चरर की वैकेंसी कहीं पर भी नहीं है। इसलिए आज जो पीजी हो रहे हैं या जो कल जाके जो पीजी करने वाले हैं उनको लेक्चरशिप को लेके तो स्कोप बहुत लिमिटेड रहने वाला है। इसलिए औषधि निर्माण एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, उसमें आप पैसा भी अच्छा न कर सकते हो, जॉब सेटिस्फेक्शन भी अच्छा कर सकते हो। और बेसिकली जो रसशास्त्र में एमडी कर रहे हैं उनको तो मैं बहुत ज्यादा आवाहन करना चाहूंगा कि वो इस क्षेत्र में आए, उस और इसके एस्टेब्लिशमेंट को लेके जो भी सहायता आपको चाहिए, जो भी मदद आपको चाहिए, वो मैं खुद आपको करने के लिए तैयार हूं। मेरा खुद का एक टेक्नोवेद सॉल्यूशंस नाम से एक कंसल्टेंसी फर्म है। इन कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू मैं पूरे वैद्य वर्गों को औषधि से रिलेटेड कुछ भी चीज रहे, औषधि से रिलेटेड कुछ भी चीज रहे, उनका मैं गाइडेंस इस कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू देता हूँ। अब मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूँ कि औषधि निर्माण के क्षेत्र में आप कैसे उतर सकते हो।
औषधि निर्माण के क्षेत्र में उतरने के लिए खुद की कंपनी डालना, खुद की कंपनी ही डालना जरूरी नहीं है, खुद की कंपनी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास ये 2-3 फॉर्मुलेशन है जो जिनके इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैंने बहुत सारे इसका प्रयोग किया है जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और अगर मैं इन औषधियों का को मार्केट में अगर लाता हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल रेवेन्यू मेरे लिए अगर जनरेट हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो उन चीजों को भी आप मार्केट में वैद्य वर्गों के लिए और जनमानस के लिए आप ला सकते हो। तो ये कैसे ला सकते हो आप? तो इसमें दो चीजें रहती है कि आप जो एस्टेब्लिश आयुर्वेदिक कंपनियां हैं उनके साथ आप लोन लाइसेंसिंग या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आप करवा सकते हो। मतलब कैसे है कि अगर आपको कोई चूरन बनाना है या फिर कोई टैबलेट अगर आपको बनानी है तो उस कंपनी के साथ आप लोन लाइसेंसिंग कर सकते हो, आपके ड्रग का अप्रूवल उस कंपनी के साथ आप ले सकते हो, वो कंपनी में जाके अपनी मेडिसिन खुद बना सकते हो, और बनाने के बाद फिर उसका मार्केटिंग आप खुद कर सकते हो। तो नॉट नेसेसरी कि आपको खुद की कंपनी ही डालना है। हाँ, अगर बहुत सारे रेंज ऑफ ड्रग्स वगैरह अगर आपको निकालना है तो आप अपनी कंपनी डालो, या फिर कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कंपनी एस्टेब्लिश करने के पीछे नहीं पड़ना है, लोन लाइसेंस या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करके आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके मार्केट में आप ला सकते हो। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि अगर आपको खुद की कंपनी सेट करनी है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या रहने चाहिए। तो खुद की कंपनी बनाने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पूरा शेड्यूल टी जो रहता है उस शेड्यूल टी को अपने को फॉलो करना है। उस शेड्यूल टी में पूरी रिक्वायरमेंट दी हुई है कि किस सेक्शन के लिए कितनी जगह की जरूरत है। जैसे तेल आपको बनाना है तो उसके लिए कितना सेक्शन चाहिए, टैबलेट बनाना है उसके लिए कितना सेक्शन चाहिए, सिरप बनाना है, भस्म बनाना है, उसके लिए कितने कितने सेक्शंस की जरूरत है, ये पूरे शेड्यूल टी में दिया हुआ है। शेड्यूल टी के मुताबिक आप अपने कंपनी का डिजाइनिंग आप कर सकते हो। और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए क्या क्या है, उसके लिए जो है फंडिंग का जब पार्ट आता है तो काफी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। इस स्कीम के थ्रू आपको फाइनेंस भी मिल सकता है और वैद्य वर्गों को इन चीजों के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में आपको 50 लाख तक का अनुदान मिलता है, 50 लाख तक का आपको लोन मिलता है, और उस लोन में आपको लगभग 15% से लेके 30% तक सब्सिडी भी मिलती है। मतलब आपको 50 लाख रुपए लोन में आपको रीपेमेंट जो करना है वो 30-35 लाख का ही करना है। तो फाइनेंस मिलने की भी काफी सारी योजनाएं और स्कीम्स इसके लिए है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, उसमें भी आपको 25 से 30 लाख तक वगैरह अनुदान आप सबको मिलता है। और एक अनुरोध मैं ये भी करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको निर्माताओं के बारे में बताया, कंपनियों के बारे में बताया, लेकिन इन कंपनियों के, इन निर्माताओं के बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह भी रहते हैं। जैसे कि आज आयुर्वेदिक वैद्यों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले और उनको मदद करने वाली काफी संस्थाएं हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ जैसी संस्था है, नीमा है, या फिर और बहुत सारी संस्था है। ये वैद्यों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मैं इन संस्थाओं से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इन संस्थाओं ने औषधि निर्माता वैद्य जो है उनको भी अपने प्रस्ताव में या अपने प्रोटोकॉल में या अपनी जो उनका जो एजेंडा है उनके एजेंडे में इनको भी लेना चाहिए, क्योंकि इनके भी काफी सारे प्रॉब्लम रहते हैं, उनको भी मदद करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैद्य लोग भी औषधि निर्माण के क्षेत्र में खुद को आजमा सके और खुद का करियर उसमें कर सके। तो मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भी उनके साथ आए। अभी अभी मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कुछ दिन पहले, मतलब अभी 3 दिन पहले ही
लोक सत्ता में एक लेख आया था कि आयुर्वेदिक सैनिटाइजर को लेके, अभी सैनिटाइजर बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो कुछ आयुर्वेदिक कंपनियों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी आयुर्वेदिक कंपनियों को भी आह्वान किया था कि आप भी सैनिटाइजर बनाओ, क्योंकि सैनिटाइजर की मांग बहुत ज्यादा है। जो कंपनियां सैनिटाइजर बनाती थी, वो कंपनियां इस सैनिटाइजर के आवश्यकता को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने आयुर्वेदिक कंपनियों को भी आह्वान किया था कि आप भी सैनिटाइजर बनाओ। तो उनके इस आह्वान को अच्छा प्रतिसाद देके काफी सारे आयुर्वेदिक कंपनियों ने पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करके सैनिटाइजर का अप्रूवल भी लिया और सैनिटाइजर बना भी रहे थे। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आया कि अभी 3 दिन पहले एक पेपर में न्यूज आया कि अब आयुर्वेदिक कंपनियां भी अल्कोहल को यूज करके सैनिटाइजर बना रहे हैं। अल्कोहल उनको अलाउड नहीं है, वो रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके सैनिटाइजर बना रहे हैं। ऐसे अनावश्यक वाद उन्होंने चालू कर दिया उस पेपर में। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था कि आयुर्वेदिक वैद्यों ने और संगठनों ने एक साथ आना, क्योंकि अल्कोहल उनका, उन्होंने क्या बोला कि अल्कोहल आयुर्वेद में है ही नहीं। लेकिन फिर हमने एक लेख लिखा, उनको अल्कोहल के सारे रेफरेंसेस वगैरह बताए, ट्रेडिशनल जो आयुर्वेद में है उन सारे, वो सारे रेफरेंसेस वगैरह बताए और उनका खंडन किया। तो आज के पेपर में ही उन्होंने उस संदर्भ में माफी भी मांगी हमसे कि नहीं, ये अनावश्यक वाद निर्माण हो गया था और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन तात्पर्य क्या है, ये बताने का तात्पर्य क्या है मेरा, कि देखो औषधि निर्माण कंपनियों को भी प्रॉब्लम आते हैं, उनके भी काफी सारे प्रॉब्लम रहते हैं और उनको संगठनों ने उस सिलसिले में मदद भी करना चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेद के अस्मिता का प्रश्न है। ये औषधि निर्माण कंपनियों का कुछ अलग प्रश्न है ऐसा नहीं है। इसलिए संगठनों ने और वैद्यों ने भी औषधि निर्माण कंपनी मतलब कुछ एक अलग ही एंटिटी है ऐसा को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उनको भी अपने अपने वो अपना ही एक अंग है, इसी तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा वैद्य लोग जब औषधि निर्माण में आएंगे, वो खुद की कंपनी जब डालेंगे, तब ये सिनेरियो भी बदलेगा। तो ये सिनेरियो भी बदलेगा, क्योंकि कैसा है कि अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एक जरूरत मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि क्यों वैद्यों ने आज ये औषधि निर्माण में आना जरूरी है। देखो सिनेरियो बदल रहा है, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए नए तकनीक्स आ रही है, नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, नए नए ड्रग्स आ रहे हैं। और अगर हम इस क्षेत्र में नहीं उतरे तो हम चीजों को एडाप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी कि रसशास्त्र का जो हुआ वो 13वीं शताब्दी में हुआ। मतलब रसशास्त्र का अंतर्भाव जो आयुर्वेद में हुआ वो 13वीं शताब्दी में हुआ, नागार्जुन ने वगैरह किया 12वीं 13वीं शताब्दी में। अगर उस वक्त अगर आचार्यों ने, उस वक्त के ऋषि मुनियों ने या आयुर्वेदिक वैद्यों ने अगर बोला था कि नहीं ये भस्म हमें नहीं चाहिए, भस्म आयुर्वेदिक नहीं है, या ये कुपीपक्व रसायन आयुर्वेदिक नहीं है, ये मर्क्यूरी आयुर्वेदिक नहीं है, ये मेटल्स आयुर्वेदिक नहीं है, आयुर्वेद तो हमारी सिर्फ जड़ी बूटियां है, सिर्फ यही आयुर्वेद है, अगर उन्होंने ऐसा बोला रहता तो रसशास्त्र का अंतर्भाव आयुर्वेद में कभी हुआ नहीं रहता। तो मतलब एडेप्टेशन जो है न्यू टेक्नोलॉजी का, न्यू का, ये आयुर्वेद में पहले से बताया हुआ है। और पहले पहले का जो आयुर्वेद आयुर्वेद के ऋषियों का या आयुर्वेद के वैद्यों का की जो मानसिकता थी वो एकदम ओपन थी। दे ऑलवेज वेलकम न्यू टेक्नोलॉजीज, है ना। रसशास्त्र वैसे आगे आसवरिष्ठ वगैरह ये
हेलो। हाँ बोला बोला। हाँ, तो इन चीजों के पेटेंट बाहर क्यों चले गए? क्योंकि हम उन चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कौन कर सकता है? तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट सिर्फ एक आयुर्वेदिक वैद्य ही कर सकता है। और अगर वैद्य औषधि निर्माण के क्षेत्र में नहीं आया तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ये हर्बल मेडिसिन बन जाएंगी और ये बनने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा। आज एक फूड एंड ड्रग का रूल है कि हर आयुर्वेदिक कंपनी में वैद्य होना जरूरी है। ये रूल है, इसलिए आज वैद्य आयुर्वेदिक कंपनियों में है। अगर ये रूल नहीं रहता तो मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं, किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी में, मतलब सो कॉल्ड आयुर्वेदिक कंपनी विच आर रन बाय नॉन आयुर्वेदिक पीपल्स, उनको आयुर्वेदिक लोगों की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ये शायद सुनने में आपको थोड़ा सा बुरा लगे, ज्यादा रूड लगे, लेकिन ये रियलिटी है। अगर ये एफडीए का रूल नहीं होता तो कोई वैद्य आज आयुर्वेदिक कंपनी में आपको नहीं मिलता। इसलिए आज हमें जरूरी है कि खुद इस क्षेत्र में आए, खुद इस क्षेत्र को डेवलप करे और इस क्षेत्र को आगे लेके जाए। आज देखो, कोई भी बड़ा वैद्य जब हम देखते हैं, भले ही वो कार्डियोलॉजिस्ट रहे या और कोई भी रहे, आवाज आ रही ना? हेलो। यस यस, आ रही है आवाज। हाँ, तो कार्डियोलॉजिस्ट रहे या कोई भी बड़ा बड़ा डॉक्टर रहे, वो भले चिकित्सा क्षेत्र का रहे, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का रहे या किसी भी क्षेत्र का रहे, वो अपने सक्सेस की या अपने यशस्विता की बात किस लैंग्वेज में करता है? वो करता है पेपर पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, है ना, इन चीजों में बात करता है। तो हमें भी ये पेटेंट्स वाली भाषा, ये पब्लिकेशन वाली भाषा भी हमें अभी सीखना है। चिकित्सा तो हमें करनी ही है। हमारा प्राइमरी एम रुग्ण की स्वस्थता यही है। हमारा उद्देश्य भी वही है, हमारा सक्सेस भी उन्हीं चीजों से जांचा जाना है। लेकिन आज जो ग्लोबल सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो में अगर हमें फाइट करनी है तो हमें पब्लिकेशन, पेटेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, जीएमपी, इन सब चीजों को लेके हमें एडेप्टिव बनना है। इन सब चीजों को लेके हमें प्रोएक्टिव बनना है और सभी क्षेत्रों में आना है। आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी क्षेत्र रहे, मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की ही बात नहीं करता, मैं मार्केटिंग की भी बात करूंगा, मैं ट्रेडिंग की भी बात करूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करूंगा, या फिर मैं किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूंगा, पब्लिकेशन की बात करूंगा। आयुर्वेद से रिलेटेड जो जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में वैद्यों का आना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा हुआ तो ही आयुर्वेदिक शास्त्र को जग मान्यता मिलेगी। अन्यथा आयुर्वेदिक शास्त्र जो है ये सिर्फ एक अपने घर में एक कथा बन के रह जाएगा, या फिर किसी भगवान का घर जो रहता है, बस भगवान के घर में जैसे अपन गीता रख देते हैं, उसको पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ये बात की बात है, सिर्फ उसको देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो बहुत अच्छा है ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं होता। तो वैसा वो ये
वक्त आयुर्वेद के ऊपर ना आए, इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि औषधि निर्माण क्षेत्र में खुद आए। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जो भी चीज की को लेके आपको मेरी मदद चाहिए, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो। और अपने खुद का यूनिट सेट कर सकते हो। हर चीज के लिए मैं आपको मदद कर सकता हूँ। खुद का प्रोडक्ट आप लोन लाइसेंस के ऊपर कर सकते हो, खुद की फैक्ट्री भी अगर डाल सकते हो। इंस्टीट्यूशंस को भी मैं आह्वान करूंगा कि वो अपने रसशाला को उस हिसाब से डेवलप करे, ताकि स्टूडेंट लोग आगे चल के इसमें अपना करियर देख पाए और उनको भी अच्छा कॉन्फिडेंस आए औषधि निर्माण में। आयुर्वेदिक एसोसिएशंस जो है, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि औषधि निर्माण के क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को और वैद्यों को प्रयुक्त करे, उनको लेके अच्छे अच्छे सेमिनार्स आयोजित करे, और काफी चीजें वो उनके माध्यम से वो कर सकते हैं। इसलिए मैं आज मेरे व्याख्यान को खत्म करते हुए यही बोलूंगा कि खुद इस क्षेत्र में आओ, पॉजिटिवली इस क्षेत्र को देखो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है इसमें आना। इसलिए मैं यही आह्वान आप सबसे करूंगा कि इस लेक्चर में से दो चार लोगों ने भी अगर मेरी बात को सुन के अगर प्रयुक्त होते हैं कुछ करने के लिए, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा व्याख्यान जो है या मेरा आह्वान जो है वो सफल हो। इसलिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरा मत जो है वो रखने की मुझे इजाजत दी, मुझे आज्ञा दी। इसलिए और मैं आप सभी श्रोताओं, वैद्यगणों, यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सुना। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप भी सब चीजों को पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर. हॅलो. हा, कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा. अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. प्रश्न विचारू शकतात किंवा तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये कॉमेंट करून पण विचारू शकता. जनधनचे अकाउंट कोणते आहे माहिती? सर मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. हा हा बोला. आयुर्वेदिक वैद्यांनी जेव्हा तुम्ही म्हणालेत की कंपनीमध्ये किंवा तुम्ही स्वतःच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये यायला पाहिजे, अशा वेळेला स्टुडंटला जे थर्ड इयर फोर्थ इयरला किंवा पीजी ला आहेत त्यांनी आतापासून काय करायला पाहिजे, की त्यांना काय करता येईल आतापासून? बरोबर आहे. आता बघा, सगळ्यात पहिली काय आहे, कुठल्या पण क्षेत्रात जेव्हा आपल्याला पढायचं असते तेव्हा आपल्याला त्या क्षेत्राबद्दल आवड निर्माण होणं सगळ्यात पहिले आवश्यक आहे. आवड निर्माण होणं आवश्यक आहे, त्यातले बारकावे समजणं आपल्याला आवश्यक आहे. तर हे जर आपल्याला समजून घ्यायचे असतील तर सगळ्यात पहिली गोष्ट त्यांनी हे केली पाहिजे की जे पण त्यांच्या शहरामध्ये, त्यांच्या गावामध्ये आजूबाजूला जर एखादी आयुर्वेदिक कंपनी जर असेल तर तिथे जाऊन ते अंडर प्रॅक्टिस किंवा तिथे छोटासा जॉबही ते करू शकतात. त्यांनी जर त्या कंपनीला काहीतरी चांगलं देऊ इच्छितात तर कंपनी पण त्यांना वेलकम करेल, त्यांना अर्थार्जन पण त्याच्यामधनं होऊ शकेल, आणि पूर्ण प्रोडक्शन जेव्हा ते जवळून पाहतील तेव्हा त्यांना त्या प्रोडक्शनचा संबंधितातले बारकावे सुद्धा कळतील. आणि रेग्युलेटरी अस्पेक्ट जे आहेत, सगळ्यात मोठा फायदा जो होईल तो हा की रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट ज्या आहेत एखादी कंपनी टाकण्यासाठीच्या, त्या रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट त्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने कळतील. आज आपला माणूस कुठे मागे पडतो माहितीये का? त्याला रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट माहिती नसतात. इंटरेस्ट खूप असतो कंपनी टाकायचा, औषधी निर्माण करण्याची इच्छा पण खूप जास्त असते, पण रेग्युलेटरी अस्पेक्ट्स माहिती नसतात. कसं जायचं, काय जायचं, काय काय रूल्स फॉलो करायला लागतात हे माहित नसतात. तर हे सगळं कळण्यासाठी जर कंपनीमध्ये जाऊन जर तुम्ही काम जर केलं काही दिवस, इथे पैसा किती मिळतो वगैरे ही गोष्ट सध्या बघू नका. युजी लेवलला जर तुम्ही असाल तर सध्या फक्त जा तिथे, बघा बारकावे जवळून बघा, सगळं तुम्हाला निश्चितपणे याचा फायदा होईल चांगला. येस सर. सर अजून काही प्रश्न आलेत आपल्याकडे चॅट बॉक्स मध्ये. त्याच्यामध्ये एक प्रश्न असा आलाय की फॉरेन मध्ये आयुर्वेदिक प्रॉडक्टची मागणी कशी आहे, आणि त्याच्या रिलेटेड दुसरा असा आलाय की इंडिया मधून आणि काही ट्रेड करताना चॅलेंजेस आहेत का, असा एक प्रश्न आलेला आहे. डॉक्टर संदेश विचारतात तुम्हाला. ठीक आहे, सांगतो त्याबद्दल. बघा, बाहेर आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्सला मान्यता म्हणजे डिमांड प्रचंड आहे. प्रचंड डिमांड आहे. आणि आजच्या सिनेरिओ मध्ये
आजच्या सिनेरिओमध्ये चायनीज मेडिसिनला ओव्हरटेक करण्याचा खूप जास्त चांगला चान्स सध्या आपल्याला आलेला आहे. त्याच्यामुळे आयुर्वेदिक प्रॉडक्टला घेऊन डिमांड खूप जास्त आहे. फक्त इथे आपल्याला थोडंसं डिप्लोमॅटिकली विचार करावं लागतं. बघा कसं आहे, प्रत्येक वेळेस आपल्या प्रॉडक्टला आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट म्हणूनच मान्यता मिळेल असं नाहीये. बऱ्याच वेळा आपल्याला हर्बल प्रॉडक्ट म्हणून किंवा सप्लिमेंट प्रॉडक्ट म्हणून आपल्याला एंट्री घ्यावी लागते. पण जर आपण स्कोप ऑफ द प्रॉडक्ट पाहिला, म्हणजे तुम्ही त्याचं लेबलिंग बघू नका, भले त्याच्यावर आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट लिहायची मान्यता जरी आपल्याला भेटली नाही, तरी आपल्याला एवढी मान्यता तर निश्चित भेटते आहे की आपण आपलं प्रॉडक्ट त्या देशापर्यंत पोहोचू शकू, त्या देशातल्या वैद्यांपर्यंत पोहोचू शकू, त्या देशातल्या माणसांपर्यंत आपण पोहोचू शकू. तर हे निश्चित आहे. याच्यासाठी कंट्री टू कंट्री वेगवेगळे रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत. जसं काही कंट्रीमध्ये पहिले तुम्हाला तुमचं प्रॉडक्ट रजिस्टर करावं लागतं तिथल्या FDA मध्ये वगैरे. आणि काही देशांमध्ये या असल्या रजिस्ट्रेशनची काही आवश्यकता नसते. जसं नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश या देशांमध्ये रजिस्ट्रेशनची काही आवश्यकता नाहीये. तिथला जर तुम्ही डिस्ट्रीब्युटर आता पण जर एखादा पकडला, तर तिथे तुम्ही डायरेक्ट तुमचं औषध तुम्ही पाठवू शकता. आणि प्रत्येक कंट्रीचे आपापले काही रूल्स रेग्युलेशन असतात. त्या रूल्स रेग्युलेशन म्हणजे कोणते, की तुमचं लेबल कसं पाहिजे, तुमचं पॅकेजिंग कसं पाहिजे, है की नाही, तुमच्या प्रॉडक्टच्या स्टँडर्डायझेशन पॅरामीटर्स काय काय आहेत, त्यांनी सांगितलेल्या स्टँडर्ड पॅरामीटर्समध्ये आपलं प्रॉडक्ट पास झालं पाहिजे. तर या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स आपल्याला फुलफिल करायला लागतात. आणि सगळ्यात जास्त स्कोप कुठे आहे माहितीये का? आज ऑर्गॅनिकचा भरपूर बोलबाला आहे. आज प्रत्येकाला नॅचरल गोष्टी पाहिजे आहेत, प्रत्येकाला ऑर्गॅनिक गोष्टी पाहिजे आहेत. तर ऑर्गॅनिकला घेऊन जर आपण बाहेर आपलं एक्सपोर्टला जर आपण आपलं अपॉर्च्युनिटीज जर तपासली, तर ऑर्गॅनिकला प्रचंड मार्केट आहे ऑर्गॅनिक प्रॉडक्ट्सला. तर ऑर्गॅनिक प्रॉडक्टला घेऊन तुम्ही जाऊ शकता. सेंट्रल युरोपमध्ये, USA मध्ये, कॅनडामध्ये भरपूर स्कोप आहे या गोष्टीला. मी 2-3 युरोपच्या कंपन्यांना सुद्धा या बाबतीमध्ये कन्सल्टेशन देत असतो ऑर्गॅनिक प्रॉडक्टशी रिलेटेड. तर प्रचंड स्कोप आहे, भरपूर स्कोप आहे. फक्त रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट तुमच्या व्यवस्थित फुलफिल झाल्या पाहिजे, पॅकेजिंग व्यवस्थित पाहिजे, इम्प्रेसिव्ह पाहिजे. आता अमेरिकेमध्ये असं आहे की एवढं लेबलवर भरभरून लिहायला सांगतात ते, आणि त्यांच्या लेबलचे स्पेसिफिक पॅरामीटर आहे. म्हणजे इव्हन तुमची बॉटल जी आहे, तुमचे त्याच्यामध्ये 10 टॅबलेट असो का 30 टॅबलेट असो, त्यांनी बॉटलची साईज दिलेली आहे की तुमचं नंबर ऑफ टॅबलेट त्यात कमी असलं तरी चालतात, पण मिनिमम बॉटलची हाईट जी आहे ती एवढी सेंटीमीटरची पाहिजे म्हणून. अशा स्ट्रिंजंट रिक्वायरमेंट काही कंट्रीजमध्ये आहेत. त्या रिक्वायरमेंट आपल्याला फुलफिल करायला लागतात, रजिस्टर करायला लागतात तिकडे प्रॉडक्ट. आणि स्कोप भरपूर आहे. इम्पोर्ट करणारे लोक पण भरपूर आहेत. तुमच्या ऑइल्सला प्रचंड स्कोप आहे. तुम्हाला गंमत सांगतो, एक कंपनी आहे, मी तिच्यासोबत असोसिएटेड पण आहे ॲज अ कन्सल्टंट म्हणून. आता ते माझ्याकडनं एकदम प्युअर फॉर्ममध्ये आम्ही त्यांना महानारायण तेल, क्षीरबला तेल, हे तेल आम्ही त्यांना बनवून देतो. आणि प्युअरली ॲज पर आपल्या आयुर्वेदिक टेक्स्ट. म्हणजे एका तेलामध्ये तर नारळाचं पाणी होतं, नारळाचं पाणी टाकून सिद्ध करायला सांगितलं होतं. तर आम्ही 4 ट्रक नारळ बोलवले होते केरळवरून. तर ते टाकून आम्ही ते तेल बनवलं. आणि ते तेल अमेरिकेमधली एक कंपनी आहे, ते तेल म्हणजे क्षीरबला तेल 30 ml याची प्राइस अमेरिकेमध्ये 2000 रुपये आहे. 2000 रुपये 30 ml ची. म्हणजे पैसा बिसा म्हणजे हे एक वेगळ्या कन्स्ट्रक्ट मध्ये याला पहा. पण स्कोप भरपूर आहे, कॉस्मेटिक्सला स्कोप भरपूर आहे. आणि कॉस्मेटिक कोणते माहितीये का? हे क्रीम, लोशन्स वगैरे हे मी म्हणत नाहीये. त्यांना काय पाहिजे आहे, त्यांना ट्रॅडिशनलच गोष्टी पाहिजे आहेत, विदाउट यूज ऑफ एनी अदर केमिकल्स. त्यांना नॅचरल गोष्टी पाहिजे आहेत. आता ट्रेंड बदलतोय. काही वर्षाआधी ट्रेंड कसा होता माहितीये का? त्यांना खूप इम्प्रेसिव्ह प्रॉडक्ट पाहिजे होतं, दिसायला खूप छान, हिरवं, निळं, पिवळं, रंगीबेरंगी असं प्रॉडक्ट पाहिजे होतं. आता ट्रेंड तसा नाहीये. आता ट्रेंड नॅचरलचा आहे, नॅचरलचा. तुमच्या टॅबलेटचा कलर कसाही असला तर चालेल, पण त्यांना त्याचा वास थोडासा हर्बल सारखा आला पाहिजे. त्यांना केमिकलचा वास नाही. आता कोटिंगवाल्या टॅबलेट नाही चालत. आता त्यांना नॅचरल गोष्टी पाहिजे आहेत. तेल पण नॅचरल पाहिजे सगळं. त्यांना कुठला फ्लेवर त्याच्यामध्ये नको, कुठला फ्रेग्रन्स त्याच्यामध्ये नको. तर काही कंट्रींच्या अशा स्ट्रिंजंट रिक्वायरमेंट आहे, आणि तिकडे स्कोप आपल्याला खूप चांगला आहे.
ओके, धन्यवाद सर. सर एक छोटासा अजून एक प्रश्न आहे. काही जणांनी असं विचारलंय की लोन लायसनिंग बद्दल त्यांना माहिती पाहिजे आणि थर्ड पार्टी मॅन्युफॅक्चरिंग ची काय गरज काय आणि कशी, हे थोडंसं आपण एक शॉर्ट मध्ये सांगावं प्लीज. हो हो, बघा लोन लायसन आणि थर्ड पार्टी मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे काय नेमकं, की जेव्हा आपल्याला स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट टाकायचं नाहीये आणि आपले प्रॉडक्ट्स कमी आहेत पण तरी पण आपल्याला प्रॉडक्ट बनवायचं आहे आणि त्याचं मार्केटिंग करायचं आहे, तर आपण लोन लायसनिंग आणि थर्ड पार्टी करतो. तर लोन लायसनिंग म्हणजे नेमकं काय आहे, की लोन लायसनिंग मध्ये एफडीए मध्ये आपल्याच नावाचा एक आयडी क्रिएट होतो, म्हणजे एक कंपनी असल्यासारखीच एक क्रिएट होते आपली, है ना. XYZ नावाची कंपनी क्रिएट होईल. त्या कंपनीचं आणि ज्या कंपनीमध्ये आपण आपला प्रॉडक्ट बनवणार आहे त्या कंपनी सोबत आपलं एक एफडीए थ्रू अग्रीमेंट होतं आणि आपले प्रॉडक्ट त्या लोन लायसन थ्रू सँक्शन होतात. लोन लायसन म्हणजे काय, भाडे तत्वावर जागा, जसं आपण घर भाड्याने घेतो, ऑफिस भाड्याने घेतो की नाही, तसंच आपण मॅन्युफॅक्चरिंग साठी त्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी मधली थोडीशी जागा भाड्याने घेतो आहोत, हा लोन लायसनिंगचा अर्थ आहे. अच्छा, है ना. आणि थर्ड पार्टी आणि लोन लायसनिंग मध्ये बेसिक फरक फक्त हाच आहे की लोन लायसनिंग मध्ये जे आपण लेबल बनवू, तर लोन लायसनिंग मध्ये आपल्या लेबलवर आपण मॅन्युफॅक्चर्ड बाय आणि मार्केटेड बाय आपलंच नाव लिहू शकतो. म्हणजे मॅन्युफॅक्चर्ड अँड मार्केटेड बाय XYZ आणि ऍड्रेस जो आहे, ऍड्रेस त्या कंपनीचा येईल ओके, जिथे आपण बनवत आहेत तो. आणि थर्ड येस, पार्टी मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये मॅन्युफॅक्चर्ड बाय आणि मार्केटेड बाय हे दोन्ही नावं वेगवेगळे येतील. येस. हा बेसिक फरक आहे लोन लायसन आणि थर्ड पार्टी मधला. बाकी मार्केटिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू काही विशेष फरक त्याच्यामध्ये नाही आहे. दोन्ही सारखंच आहे, म्हणजे प्रॉडक्टला घेऊन त्याच्यामध्ये काही फरक नाही आहे. धन्यवाद, धन्यवाद सर, खूप छान माहिती दिली आपण. तर अजून कोणाला काही क्वेश्चन असेल तर आपण क्वेश्चन टाकू शकता इकडे. सारंग देशपांडे सरांचा नंबर ऑलरेडी आपण पोस्ट केला टेक्स्ट मेसेज मध्ये. मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना आता विनंती करतोय की त्यांनी सरांचा आभार व्यक्त करावे. सारंग देशपांडे सर, अपना व्हिडिओ चालू करा प्लीज. हा, केलं. यस. आज आपल्या महाविद्यालयाकडून वैद्य सारंग देशपांडे सर यांनी लेक्चर ठरल्याप्रमाणे घेतलं. उत्कृष्ट लेक्चर झालं. मला जर थोडक्यात सांगितलं कन्क्लूड करा तर मी असं सांगू शकेन की प्रोडक्शन आणि मार्केटिंग, लायसनिंग आणि डॉक्टरनी करणं हे किती महत्वाचं आहे आपल्याला त्यांच्या लेक्चरवरून आपल्याला या ठिकाणी कळालेलं आहे. त्यामुळे आमचे विद्यार्थी, PG विद्यार्थी, शिक्षक आणि काही जे ऑडियन्स असेल यांना नक्कीच चांगला फायदा झालेला आहे. म्हणून मी सरांचे पुनश्च आभार मानतो. तौशिकर सर. धन्यवाद सर. आपण अतिशय समर्पक देशपांडे सर, आपण अतिशय समर्पक सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित वर्णन केलेल्या आहेत. आणि आमचे महाविद्यालयात PG विद्यार्थी आहेत, रसशास्त्रामध्ये PG आहे आमच्या महाविद्यालयामध्ये. आणि त्या PG विद्यार्थ्यांना, PG शिक्षकांना, सर्वांना आज आपण सांगितलेल्या गोष्टीचा नक्कीच भविष्यात फायदा होईल. आणि आपल्याला विनंती असेल, आपल्याला सोयीनुसार आपण एकदा आमच्या महाविद्यालयात चक्कर मारावी. आमची रसशाळा जी आहे ती नक्कीच पाहावी आणि त्याच्यात आपल्याला काही करता येत असेल तर त्याचंही सजेशन किंवा मार्गदर्शन आम्हाला आपण करावं. धन्यवाद सर. आपला धन्यवाद. आपण हे लेक्चर बंद करू शकतोय. धन्यवाद. आपल्या सगळ्यांचा पुनश्च आभारी.